नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दलीय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में देखिए बच्चों, प्रजातंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वर्तमान में चूँकि बहुत अधिक जनसंख्या है, क्षेत्र भी विशाल है, तो लगभग सभी राज्यों में प्रतिनिधियात्मक प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही प्रचलित है। मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही प्रचलित है, जिसमें हम हमारे प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधियों के द्वारा शासन संचालन किया जाता है। चूँकि लोकतंत्र शासन व्यवस्था लोकमत पे आधारित होती है, इसलिए राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। तो आज हम दलीय व्यवस्था क्या है, दलीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, इनको हम देखेंगे। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं बच्चों, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और ऐसी बहुत सी विशेषताएं अपने में समाये हुए हैं। तो हम दलीय व्यवस्था की विशेषताएं, यही विशेषताएं आपके क्वेश्चन अगर विकृति या दोष आता है तो भी यही आंसर इसका होगा। इसमें से कुछ आपको दोष भी नज़र आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, भारतीय दलीय व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में ब्रिटेन या अमेरिका की तरह द्विदलीय पद्धति नहीं है, वरन बहुदलीय पद्धति है। यद्यपि कुछ राजनीतिक दलों का संगठन और स्वरूप केवल कहने भर के लिए है, उनका प्रभाव क्षेत्र भी बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। दो मेजर दल के साथ साथ अन्य दल भी फल फूल रहे हैं और इसी कारण बहुदलीय व्यवस्था के कारण कई बार लोकसभा में खंडित जनादेश प्राप्त होता है, जिससे लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। दूसरा है बच्चों, राजनीतिक दल में बिखराव, विभाजन और दलीय व्यवस्था में अस्थायित्व। भारतीय राजनीति में न केवल अनेक दल है, वरन इन राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन और अस्थायित्व की स्थिति भी बनी हुई है। जैसे लगभग सारी पार्टियों के बच्चों अधिकतर विभाजन हो चुके हैं। जैसे कांग्रेस को देखें तो 1969 में विभाजन हुआ और उससे उसके दो पार्ट बन गए। फिर वापस विभाजन हुआ 95 और 99 में। 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी कालांतर में 4 भागों में विभक्त हो गई। विभाजन और विलय की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 1988 में जनता दल की स्थापना हुई और केवल कुछ समय के लिए इस दल ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप प्राप्त कर लिया, लेकिन नवंबर 90 में जनता दल में भी विभाजन की स्थिति बन गई। केवल राष्ट्रीय दलों में नहीं, क्षेत्रीय दलों में भी देखें आप तो डीएमके, अकाली दल, केरल कांग्रेस, शिवसेना जैसे क्षेत्रीय दल भी अनेक भागों में विभक्त है। आज स्थिति ये है कि एक राजनीतिक दल आज जन्म लेता है, कल उसमें टूटन और दूसरे दल में विलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भारतीय दलीय व्यवस्था की बहुत बड़ी विकृति है। थर्ड देखिए बच्चों, अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन का अभाव पाया जाता है। वे अनुशासनहीनता से पीड़ित है। अधिकांश राजनीतिक दलों में लंबे समय से संगठनात्मक चुनाव नहीं होते हैं एवं मनोनयन की पद्धति के आधार पर ही उनका कार्यक्रम चल रहा होता है। कई बार चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी उन चुनावों में कहीं न कहीं कमियां रह जाती है। वे किसी मर्यादाओं, सिद्धांतों या कानूनों पर आधारित नहीं होते। दलों की आय व्यय का कोई लेखा जोखा संसद सदस्यों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। नेक्स्ट है संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली लेकिन विभाजित विपक्ष। 67 से 70 तथा 77 से 79 के काल को छोड़ दे तो भारतीय राजनीति में सामान्यतः कमजोर और विभाजित विपक्ष की स्थिति ही रही है। यद्यपि 1989 के बाद थोड़ी सी स्थिति में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी अधिकांश ये होता है कि जो विपक्षी दल है वो बहुत अधिक मजबूत नहीं होता है। नेक्स्ट है बच्चों, क्षेत्रीय दलों को पर्याप्त शक्ति प्राप्त होना, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उसकी निर्णयकारी स्थिति नहीं है। 1996 से 2008 ईस्वी के काल में भारत के राजनीतिक दलों के प्रसंग में जो सबसे प्रमुख स्थिति बनी वह है क्षेत्रीय दलों की शक्ति में निरंतर वृद्धि। नवीन संविधान लागू किए जाने के कुछ वर्ष बाद से ही भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व रहा है, जैसे डीएमके, एडीएमके, अकाली दल, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, केरल कांग्रेस, शिवसेना, तेलुगु देशम, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि। इसके अतिरिक्त नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में तो नागालैंड लोकतांत्रिक दल
मणिपुर पीपुल्स पार्टी और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट आदि क्षेत्रीय दल ही प्रभावशाली है। 95 तक स्थिति ये थी कि क्षेत्रीय दल लोकसभा चुनाव में अपनी शक्ति और प्रभाव का सीमित परिचय ही दे पाते थे, लेकिन 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय दलों की शक्ति में भारी वृद्धि हुई है और लोकसभा में इन दलों की जो सीटें हैं वो भी बहुत अधिक बढ़ गई है। अब 15वां जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद क्षेत्रीय दलों के सामने दो बातें, अभी रिसेंटली हम कह सकते हैं कि दो बातें हैं। क्षेत्रीय दलों की शक्ति में थोड़ी कमी आई है। अब लोकसभा में क्षेत्रीय और अन्य पंजीकृत अपंजीकृत दलों को 158 स्थान प्राप्त है, लेकिन दूसरी बात अधिक महत्वपूर्ण और वह यह है कि जनता ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की निर्णयकारी भूमिका को अस्वीकार कर दिया है तथा जनता का संदेश है किसी भी क्षेत्रीय दल का कोई क्षत्रिय प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने की आकांक्षा संजोए, यह बात उन्हें कतई भी स्वीकार्य नहीं है। चुनाव आयोग ने आज मार्क्सवादी दल, साम्यवादी दल, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और राजद को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की हुई है, लेकिन जनता की दृष्टि में ये सब क्षेत्रीय दल ही है तथा सही सोच भी यही है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दलों में आंतरिक गुटबंदी। भारतीय दल प्रणाली की एक बहुत प्रमुख बात है विभिन्न दलों में आंतरिक गुटबंदी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। एक वह जो सत्ता या संगठन के पदों पर आसीन है और दूसरा असंतुष्ट गुट। इन गुटों में पारस्परिक मतभेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी कभी चुनावों में एक गुट के समर्थक प्राप्त उम्मीदवार को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों में यही स्थिति है। विशिष्ट विचारधारा पर आधारित मार्क्सवादी दल और अन्य वामपंथी दल भी गुटबंदी से मुक्त नहीं हैं। फिर राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव है। भारत के राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव है। इस कारण वे जनता के सम्मुख स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। वस्तुतः राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम अत्यधिक अस्पष्ट और अनिश्चित है। कुछ राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनके द्वारा अनावश्यक रूप से आंदोलनकारी राजनीति को अपनाया जाता है और विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया जाता है। राजनीतिक दल बदल भी विद्यमान रही है। भारतीय राजनीति में दल बदल राजनीतिक अस्थिरता का कारण और परिणाम दोनों ही रहा है और इसने राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का ही कार्य किया है। लंबे समय तक दल बदल पर रोक लगाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और इसके संबंध में कानून भी पास हो गया है, और लेकिन दल बदल पे प्रभावी रोक तभी संभव है जबकि राजनीतिक दल विशिष्ट विचारधारा पर आधारित हो, संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उनकी संख्या को सीमित नियंत्रित किया जाए और सभी राजनीतिक दल आचार संहिता को अपनाएं। फिर राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में भेद। सभी लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की कथनी और करनी में अंतर देखा गया है, लेकिन भारत के राजनीतिक दलों में हाल के वर्षों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। वंशानुगत नेतृत्व की प्रवृत्ति भी हमारे भारतीय राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है। राजनीतिक दलों और राजनीतिक जीवन में आपराधिक तत्वों का प्रवेश भी बढ़ता जा रहा है, जो बहुत अधिक चिंता का विषय है। राजनीतिक दलों और दलीय व्यवस्था का उद्देश्य होता है देश की जनता के सामने अपनी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम और कार्य योजना को प्रस्तुत कर देश की जनता का विश्वास प्राप्त करना। दल बहुत अधिक ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान में जहाँ प्रतिनिधियात्मक शासन है वो राजनीतिक दलों के माध्यम से ही लोकतंत्र वहाँ पे चलता है, तो दलीय व्यवस्था के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। धन्यवाद।